चैप्टर स्टार्ट किया ही किया था तो मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी भी मेजर होती है, और इलास्टिसिटी मेजर करने की कुछ सीढ़ियां हैं, वो उन 2 सीढ़ियों को हम चढ़ चुके। हम स्ट्रेस सीख चुके, हम स्ट्रेन सीख चुके। और बेटा आज की क्लास की शर्त यह है कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन आना चाहिए। यदि आप भूल गए हो तो अच्छी बात यह कि वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। जो वीडियोस देखना आप रिवाइज कर सकते हो, जो टॉपिक आपका लूज हो गया उसे टाइट कर सकते हो। तो आज के टॉपिक के लिए मैं मान सकता हूं कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आते हैं। स्ट्रेस 2 तरीके की थी, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर नॉर्मल स्ट्रेस 2 तरीके की थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, याद है ना। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 तरीके की थी, ठीक है, कौन सी थी, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक क्विक रिवीजन, थोड़ा मोमेंटम बन जाए, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी थी, और ये शियर स्ट्रेस। ये वाली जो स्ट्रेस थी, ये वाली यानी ये पूरी, ये साइज चेंज करती है। क्या बेटा तनिषा क्या कह रहे हो, 1 मिनट। चलिए इधर ये बात बाद में करना या ग्रुप मैसेज में करना, ठीक है। ये जो है क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रेस थी नॉर्मल स्ट्रेस, ये साइज चेंज करती है किसी भी बॉडी की, और ये शेप चेंज करती है। इसकी वजह से किसी बॉडी की शेप में चेंज होता है, इसकी वजह से किसी बॉडी के साइज में चेंज आता है। फिर आते हैं स्ट्रेन द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इनसाइड अ बॉडी। जब हम किसी में चुल्ल करेंगे तो उसमें चुल्ल होगी। चुल्ल ये होता है चुल्ल करना, और ये होता है चुल्ल होना। अब स्ट्रेन कितने तरीके की थी, ध्यान करो, 3 तरीके की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और दिस इज जो थीटा जनरेट हुआ था, थीटा, वो फिगर जिसको याद होगा उसे पता होगा। और फिर इसमें एक चीज भी थी, परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है आपको डेल्टा एल अपॉन एल ना लगा के माइनस डेल्टा एल अपॉन एल लगाना पड़ जाए, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी लगाना पड़ जाए। लेकिन जो पढ़े हैं पास्टरों ने पता होगा, ये माइनस एडिशनली हम लगाते हैं टू मेक द स्ट्रेन पॉजिटिव। आना ये पॉजिटिव ही चाहिए, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो था क्विक रिवीजन, अभी तक आपने पिछली क्लासों में ये ही पढ़ा है, ठीक। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा आगे स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, साइंटिस्ट है हुक, उनके नाम। एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए नाम पहली बार नहीं, उनके लिए नाम ये दूसरी बार है। जब हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था तब भी हुक्स लॉ आया था, और आज भी हुक्स लॉ आ रहा है, और कोई अंतर नहीं है। अच्छा, जैसे न्यूटन का लॉ आता है तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग होते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग है। सुनना, न्यूटन का नाम भी तो फिजिक्स में कई बार आया है। तो जब मैं कहूं न्यूटन का लॉ बताओ तो आप बोलोगे कौन से वाले, लॉज ऑफ मोशन वाले, ग्रेविटेशन वाले, और आगे पढ़ोगे न्यूटन के और भी लॉ हैं फिजिक्स में। आगे कुछ दिनों बाद न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आएगा। तो न्यूटन का नाम कई जगह आया और हर बार अलग अलग, उनके फिजिक्स में उनका जो कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में अलग अलग जगह अलग है। हुक्स लॉ दोबारा आया है फिजिक्स में आपके, एक बार स्प्रिंग में आया था, याद करो स्प्रिंग में, एक बार आज आ रहा है। लेकिन आज और उसमें कोई अंतर नहीं है, तब भी वही था और आज भी वही है। बस अंतर ये है कि पहले हुक्स लॉ ओनली फॉर स्प्रिंग के लिए पढ़ाया था। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, आपने हुक्स लॉ, आपने पहले जब वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा हुक्स लॉ लाइट, आपने हुक्स लॉ लाइट पढ़ा था। आज आप हुक्स लॉ प्रो पढ़ने जा रहे हो, बस इतना अंतर है। तो चलिए सीखते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ, उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, हुक्स ने एक सिंपल सी बात बोली। उन्होंने एक बात बोली, इसे मैं मिटा देता हूं, ये दिमाग में रिवीजन के लिए दिया था मैंने, ठीक। हुक्स ने एक सिंपल सी बात बोली कि यदि आपने बॉडी में ज्यादा चुल्ल नहीं करी है, यानी फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी बॉडी में ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हुए, तो यानी इसका मतलब कंडीशन अप्लाइड, पहले ही कंडीशन अप्लाइड आ गई। हुक्स लॉ की शर्त है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है ना, शर्त है यदि 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा तो आगे की कहानी आप सुनेंगे। यदि 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो, यदि 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं है तो थ्योरम पढ़ना कोई मतलब ही नहीं, फिर तो कहानी खत्म। ऐसी हुक्स लॉ की शर्त है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यदि हुक्स लॉ कहता है यदि मामूली डिफॉर्मेशन है
तो स्ट्रेस जो भी आप बॉडी को दोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस इनसाइड अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस गिवन टू बॉडी। बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल चलते हैं, लेकिन शर्त ये है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। ये नहीं तुम पहली बार में जेसीबी लिया है, समझ में आ रहा कि जेसीबी लिया है, पता नहीं वायर कट टूट गया है ना, ये नहीं, इतनी बड़ी भी चुल्ल नहीं करनी। तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन बॉडी में स्ट्रेन आएंगे, स्ट्रेस लगाओगे तो, और दोनों प्रोपोर्शनल चलेंगे। प्रोपोर्शनल चलने का मतलब ये हो गया, प्रोपोर्शनल चलने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ खींचूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ खींचूंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली यहां तक समझा पा रहा हूं मैं कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगेन यानी इसमें कंडीशन अप्लाइड है। यदि मैं राइट में स्टार लगाता हूं तो आपको पता है ना मेरे पढ़ाने के तरीके में, स्टार छोटा सा स्टार लगा दिया मैंने, कंडीशन अप्लाइड है ये, वो कंडीशन अप्लाइड ये है। पेटीएम कैशबैक 20 रुपए, लेकिन राइट में थोड़ा स्टार होता है ना, ये ऐसा करोगे तो मिलेगा, हर बार नहीं मिलेगा। तो यदि स्मॉल डिफॉर्मेशन होंगे तो, हालांकि इसमें एक और कंडीशन अप्लाइड है, वो ये कि हुक्स कोई भगवान नहीं है। मैं ये भी बता दूं, नॉट एवरी मटेरियल इज कंफर्टेबल विद हुक्स लॉ। मतलब हर मटेरियल हुक्स लॉ ओबे करे ये कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, जो हुक्स लॉ के, जिनमें इलास्टिसिटी होती है। मतलब इलास्टिसिटी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होती है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। प्रॉपर्टी होती है पर हुक्स लॉ नहीं होता। तो हुक्स ने ये भी बोल दिया कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मेरी बात नहीं मानते। अच्छा, आपके लिए हो सकता है ताज्जुब लगे, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि वी आई के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको आज मैं बता देता हूं, पास में पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी कंडीशन अप्लाइड है। नॉट एवरी मटेरियल इज ओके विद ओम्स लॉ। हर मटेरियल ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ की बातें नहीं मानते, बावजूद इसके कि वो कंडक्टर हैं, उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। नॉन ओमिक, नॉन ओमिक, ओम्स की बात नहीं माननी। तो यानी ये, चाहे ये लॉ हो चाहे ये लॉ हो, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। फिजिक्स में कुछ ही लॉ है जो यूनिवर्सल है। आज तुम्हें यूनिवर्सल का मतलब भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा कि क्यों कब किसी लॉ में यूनिवर्सल लगाते हैं। कि इस ब्रह्मांड, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस ब्रह्मांड की सारी मासिव बॉडी जितने भी मास है वो ग्रेविटेशन लॉ को ओबे करती है। एक सिंगल बॉडी ऐसी नहीं है जो उस लॉ को ओबे नहीं करती हो, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन आज आपने जो पढ़ा और पास में जो पढ़ा, ये कुछ लॉ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल नहीं है। और फिजिक्स में मोस्टली लॉ यूनिवर्सल वो है ही नहीं। अच्छा, आप में से किसी को पता है न्यूटन का F बराबर m या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी यूनिवर्सल नहीं है, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। किसी को पता है आप में से कि क्या कंडीशन अप्लाइड है इसमें? हर जगह तो ये भी नहीं लगता। यानी लॉज ऑफ मोशन में जो आपने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, F है ना, पहला F, ठीक है ना, नहीं देव ये वाला नहीं है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। इसमें भी सारा कंडीशन अप्लाइड है, इसमें भी एक चुल है कि ऐसा होगा तो नहीं लगेगा। ये किसी को याद हो, पता हो, कमेंट सेक्शन में मार देना है, नहीं जब ये वीडियो जाए तो। अभी इस पे बात नहीं कर रहा मैं। तो अब दूसरी कंडीशन अप्लाइड क्या है इसमें? पहली कंडीशन, पहला स्टार तो इसके लिए कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन ही लगेगा, और दूसरा है नहीं दे, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन अप्लाइड है कि हर मटेरियल हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, हर मटेरियल हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, समझ रहे हो। और यहां पर जो मटेरियल जिनमें इलास्टिसिटी तो होती है, इलास्टिसिटी तो होती है पर हुक्स लॉ ओबे नहीं करते, उनको हम इलास्टोमर्स बोलेंगे, इलास्टोमर्स। यदि एक नंबर में आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टोमर्स, दीज आर दोज मटेरियल which do not obey Hooke's law even after having elasticity, ठीक है। और इलास्टोमर का यदि ग्राफ खींचा जाए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, इलास्टोमर का खींचा जाए, तो ये चाइना की बकरी वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है प्रोपोर्शनल तो होंगे नहीं, तो कैसा भी आ सकता है। लेकिन जो अभी तक आइडेंटिफाई किए गए ना, उनके ऐसे भी ग्राफ मिले। देख रहे हो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ ऐसा भी मिल जाएगा। ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि ये हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा, हुक्स लॉ ओबे करेगा तो ग्राफ स्ट्रेट आएगा। तो बस पहली बात तो ये। पर फिलहाल आज हमारा मूड, इस चैप्टर का जो पूरा मूड है वो हुक्स लॉ के लिए है।
जो नहीं करते, जिनके नहीं करते तो नहीं करते, क्या करें। फिजिक्स उन्हीं को पढ़ती है जिसकी मैथमेटिक्स उसके पास होती है, जिसकी मैथमेटिक्स में ढूंढ सके, तो जिसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे, इस कहानी को आगे बढ़ाएं। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हर कांस्टेंट की शक्ल के नहीं होती, यहां पर कांस्टेंट की शक्ल ई आएगी। तो प्रोपोर्शनली साइन हटा के मैंने यहां लगाया ई। इसको एक कॉमन नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो बोल ही सकते हो, लेकिन फिर भी इसका एक नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ये मैंने इसी को लिख लिया नीचे, है ना, जैसे निशान मारते ये वाला, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस माने पॉजिटिव, क्योंकि एक बात बताओ, एक मिनट, ई का फॉर्मूला क्या बन गया यहां से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई यदि इस लाइन के बाद अगली लाइन पढ़ाऊंगा तो यही तो आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव होती है, स्ट्रेन भी हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं होती, तो फिर ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए इसका एक नाम हो रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे पढ़ोगे इसकी बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारे नाम है, इलास्टिसिटी के बहुत सारे नाम है, आगे पढ़ोगे। फिलहाल अभी इन दो नाम से काम चलाओ, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कुछ बातें जो आपके हिस्से में आनी चाहिए, बताइए। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, इसका मतलब इलास्टिसिटी की यूनिट डायमेंशन वही आएगी जो स्ट्रेस की होगी। इलास्टिसिटी की डायमेंशन यूनिट को स्ट्रेस ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसकी तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए ये भी बात समझ में आ गई, है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी, ये उसका ग्राफ रहा। और एक और चीज, ये जो इलास्टिसिटी है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया मैंने, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, जब ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है तो कांस्टेंट यूनिवर्सल क्यों होगा। मतलब इट्स वैल्यू, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ई की, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे ऑफ मटेरियल। नटूरे जानते हो नहीं, नटूरे नेचर, नटूरे नटूरे हटूरे, चलो कोई नहीं। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे नेचर ऑफ मटेरियल। इस लाइन का मतलब समझते हो, बारीकी से समझिए कि मटेरियल चेंज तो इसकी वैल्यू चेंज, मटेरियल चेंज होते इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अपना अंदाज थोड़ा सा चेंज करना फिजिक्स में। यहाँ पढ़ने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा चेंज क्या करना। देखिए फिजिक्स में दो तरीके की प्रोपोर्शनलिटी का सामना होता है आपका। फिजिक्स में दो तरीके से प्रोपोर्शनल आपके सामने आते हैं, एक आपके सामने ये रहा, एक ये रहा आपके सामने। दोनों में प्रोपोर्शनलिटी साइन आ तो रहा ही है, लेकिन इन दोनों में ना फिजिक्स पढ़ने का अंदाज आपका अलग होना चाहिए। यहां जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां आर आएगा, यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां जी आएगा, ठीक है। ये आ गया, कांस्टेंट की शक्ल तो कुछ भी हो सकती है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं जी की वैल्यू बताओ, तो आप छूटती बता दोगे 6.67 10 to the power -11। मैंने कहा जी की वैल्यू बताओ तो फटाक से बता दोगे। लो अभी बताता हूं, ये रही। अब मैं कहता हूं चलो आर की वैल्यू बताओ, कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू बताओ, तो आप सिर खुजाने लग जाओगे। आर की वैल्यू, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 10 to the power -11, तो आर की वैल्यू भी तो कुछ होगी, फिर 10 ओम लिख दूं, 10 ओम। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं यार, रेजिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, 5 ओम भी हो सकता है, 10 ओम भी हो सकता है, 20 ओम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो फिर प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट, ये भी प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट, ये भी। फिर इसकी वैल्यू मैं लिख पा रहा हूं, इसकी क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल था तो कांस्टेंट यूनिवर्सल है, यानी इसकी वैल्यू इस ब्रह्मांड में कभी नहीं चेंज होगी। क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है तो इसके जो कांस्टेंट है वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू ना, आर की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल बदल जाएगी। मेरी बात समझना, मटेरियल टू मटेरियल बदल जाएगी आर की वैल्यू। किसी मटेरियल का 10 ओम होगा, किसी मटेरियल का 50 ओम होगा, मतलब बदलेगा तभी जब मटेरियल बदलेगा। अब इसमें एक कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आज भी वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट था, आ गया। यहां भी प्रोपोर्शनलिटी हटा के आया, कांस्टेंट था, आ गया। जब कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू अलग अलग क्यों होगी। सुनना, मैं भसड़ कर रहा हूं और उस भसड़ को समेटना। फिर यदि ये कांस्टेंट है तो फिर इसकी वैल्यू अलग अलग क्यों होगी, 10 ओम 20 ओम 50 ओम। कांस्टेंट तो वो होते हैं जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा।
तो आर की वैल्यू 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम कुछ भी हो सकती है आर की वैल्यू, तो फिर काय बात का कांस्टेंट। अब आप बताइए कितने लोग कंफ्यूज हो गए या इसका आंसर जानना चाहेंगे या जानते हैं? कितने लोग जानते हैं इस भसड़ को कि ये फिर काय बात का कांस्टेंट, जब इसकी वैल्यू अलग अलग है तो फिर इसे कांस्टेंट की इज्जत क्यों देते हैं? इसे कांस्टेंट की इज्जत फिर क्यों देते हैं? फिर काय बात का कांस्टेंट, जब किसी की 10 ओम किसी की 20 ओम। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना भी बोलो। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया आप लोगों को। जल्दी बोलो। नहीं जानते? चलो एक ने दिया रिस्पॉन्ड, ईमानदारी बोलते हैं इसे, इसको ईमानदारी बोलते हैं। ठीक, हाँ छाया सुहानी, ठीक। तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूं इसको, क्योंकि ये आपको जब फिजिक्स में ये चीजें क्लियर होंगी तो फिजिक्स कठिन नहीं लगती है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होते। बताता हूं, देखिए फिजिक्स में दो तरीके से इक्वेशंस आती हैं, या तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में वही रहेगी, या फिर मटेरियल डिपेंडेंट आता है। अब मैं बताता हूं, यहां से आर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी अपॉन आई ना। एक्चुअली यहां कांस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो आर है वो वी और आई के इंडिपेंडेंट है। या एक मिनट, दोबारा भूल जाओ दोबारा बताता हूं। आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, देख ली आर बराबर वी अपॉन आई, फटाक से जवाब दो। यदि मैं वी की वैल्यू ट्वाइस कर दूंगा, वी की वैल्यू दुगनी कर दूंगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ, पहले तो मुझे बताओ। यदि मैं इस इक्वेशन को गौर से देखो, यदि मैंने वोल्टेज दुगने कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जवाब दो मुझे इसका। देव ने बोला ठीक, देखते हैं और भी लोग, बेटा रिस्पॉन्ड दो कि यदि मैं आर को दुगना कर दूं, आर को दुगना कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। छाया ने आंसर दिया, कुछ तो दिया, फिर वो सही गलत तो मैं बताऊंगा। बाकी लोगों की मैथ भी खराब है, तुषार ने दिया। ये साबित कर रहा है कि आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो। अविनाश ने दिया, चलो इतना सुनो, पढ़ने की नियत ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हो आप, डेड बॉडी की तरह रहते हो। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि यदि मैं इस इक्वेशन को गौर से देखो, बताना यदि मैं वोल्टेज दुगना कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ गिरे चुने लोगों ने आंसर दिया। चलो आगे बढ़ता हूं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यदि मैं वोल्टेज को दुगना कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा। जितनों भी आंसर दिया सबने कहा सर यदि आप वोल्टेज दुगना कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा। सबने यही आंसर दिया कि सर सिंपल है, न्यूमरेटर को दुगना करोगे तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। यही आपकी फिजिक्स गड़बड़ हो रही है कि आपने सिर्फ मैथ के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के हो ही नहीं। आप सिर्फ मैथ के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के तो हो ही नहीं पाए। एक्चुअली ये लॉ क्या था सुनना, कि वी आई के प्रोपोर्शनल है। यदि वी बढ़ाओगे तो आई भी बढ़ेगा, वी जिस रेशियो में बढ़ाओगे आई उस रेशियो में बढ़ेगा। तो जब मैंने कहा मैंने वोल्टेज दुगने किए तो करंट चुपचाप नहीं बैठी होगी। सुनना, फिजिक्स मैथ का बच्चा तो यही बोलेगा कि हाँ आर दुगना हो गया, लेकिन सुनिए आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई। मैंने बोला कि मैंने वी को 2v कर दिया, वी को 2v कर दिया, तो पता है उस एक लॉ क्या है ऊपर, कि जब वोल्टेज दुगने करूंगा तो करंट भी दुगनी हो जाएगी। जब आप वोल्टेज को दुगना कर रहे होगे तो करंट चुपचाप नहीं बैठी होगी, करंट पे भी असर होगा। सोचो होगा या नहीं असर। अब मुझे बताइए इस सवाल का जवाब फिर से, कि यदि मैं वी को दुगना करूंगा तो आर पे क्या असर आएगा। आप जवाब दो। यदि मैं वी को दुगना करूंगा तो ट्वाइस कर दूंगा तो बताइए आर पे क्या। हाँ अविनाश, कोई चेंज नहीं आएगा आर पे। समझिए यहां से और यहां दोनों चीज, दिल और दिमाग फिजिक्स दोनों से पढ़नी होती है। यानी जब मैं वी, क्योंकि लॉ ऊपर हमने नहीं पढ़ा, हम तो केवल मैथ के स्टूडेंट हो गए। फिजिक्स भी तो लगानी थी कि जब मैंने वी को दुगना किया तो नीचे जो डिनोमिनेटर आई वो भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी दुगना हो जाएगा। और दुगना हो जाएगा तो आप देखिए रेजिस्टेंस पे कोई फर्क आया ही नहीं। तो अब बताइए आर कांस्टेंट है या नहीं। आर कितना कांस्टेंट है बताता हूं। आर वी और आई पे कांस्टेंट है, मतलब वी और आई का कांस्टेंट है आर, इस इक्वेशन का कांस्टेंट है आर। यानी वी और आई आर को बदल नहीं पाएंगे, इतना है कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड का मतलब यहां ये होता है। आप बताइए मैंने वी की वैल्यू चेंज कर दी पर आर नहीं हुआ ना चेंज, तो इतना कांस्टेंट तो है आर। तो ऐसे इज्जत देनी है आर को। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है तो क्या हुआ, पर इन इक्वेशनों का तो कांस्टेंट ये है। अब आई समझ में आपको कि कांस्टेंट वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप कोई भी पास में, जैसे आपने 11th में ही फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के म्यू आया था,
म्यू आया था कि नहीं? तो म्यू का फॉर्मूला भले ही आप एफ अपॉन एन बना लो, बना लो आप एफ अपॉन एन। अब आप जो कंजर टाइप के बच्चे होंगे उनसे यदि मैं कहूंगा कि मैंने नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दी तो बताओ म्यू पे क्या फर्क होगा? वो कहेंगे कम हो जाएगी। लेकिन स्मार्ट बच्चा क्या सोचेगा, जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी और जितना बढ़ेगी फ्रिक्शन उतना ही बढ़ेगा। अब एक मिनट सुनिए, एक्चुअली अब ऐसे तो मैंने आपसे कहा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इमेजिन करो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। अब ऐसे तो मैं फॉर्मूला तो जबरदस्ती 4 का बना ही लूंगा, 4 इक्वल टू एस अपॉन पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले की क्या है, फॉर्मूला तो मैं ऐसे भी बना लूंगा। मैंने फॉर्मूला बना लिया आर इक्वल टू वी अपॉन आई, मैंने फॉर्मूला बना लिया 4 इक्वल टू एस अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताना, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि मैंने आर की वैल्यू बढ़ा दी, आर की वैल्यू बढ़ा दी है ना डिनोमिनेटर में, तो बताओ 4 की वैल्यू घट जाएगी? एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी बोलो कि आर की वैल्यू बढ़ा दूं तो 4 घट जाएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्यों डिनोमिनेटर में आ रहा है? आपका तो आंसर फिर यही होना चाहिए कि मैं आर बढ़ाऊंगा तो 4 घटेगा। अच्छा तुषार कह रहा है मैं सही हूं, तुषार कह रहा है मैं सही हूं, यानी आर बढ़ाऊंगा तो 4 घटेगा, कल यानी 4 3 हो जाएगा। हे मेरे भगवान, बाकी सब तो ठीक बोले भैया, 4 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो। अब आप यहां पे ये सोचिए फिर गड़बड़ क्या हो रही है, आर बढ़ के 4 क्यों नहीं घट रहा? तो गड़बड़ नहीं हो रही, जब आर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी उतना ही बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर, आप ऐसा हो सकता है कि आप आर बढ़ाओ सरफेस एरिया ना बढ़े, ऐसा हो सकता है कि रेडियस बढ़ा दो सरफेस एरिया ना बढ़े, तो इसलिए 4 4 रहेगा। तो इसलिए कभी कभी हाथी के दांत दिखाने वाले अलग तो खाने वाले अलग होते हैं। तो थोड़ा सा फिजिक्स अपनी यहां पे अपग्रेड करो। चलिए तो अब बताइए, मैं क्या बता रहा था कि ये जो कांस्टेंट है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं चेंज कर पाएंगे लेकिन मटेरियल चेंज कर दोगे। अब लाइन समझ में आ गई कि इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल ही चेंज कर दोगे तो ई चेंज हो जाएगा, वरना आप स्ट्रेस बढ़ा दोगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगी। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, देखता हूं आप सीखे कि नहीं सीखे। बताना, यदि मैंने स्ट्रेस ट्वाइस कर दी, स्ट्रेस ट्वाइस कर दी तो ई पे क्या फर्क आएगा? जल्दी जवाब दो, देखता हूं मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं। मैंने स्ट्रेस ट्वाइस कर दी तो ई पे क्या फर्क आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ विधि बिल्कुल ठीक, और बोलो। स्ट्रेस ट्वाइस कर दी, बिल्कुल छाया ठीक, देव बिल्कुल ठीक, स्वानी बिल्कुल ठीक, कोई फर्क नहीं आएगा ई पे, बिल्कुल ठीक, शाबाश, ये मतलब है, शाबाश निकता। अब बस अब नहीं दीजिए। हाँ ये चीज आपको यहां से भूलनी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन चुपचाप नहीं बैठेगी। तो ई इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, ये इक्वेशन नहीं चेंज कर सकते ई को। हाँ लेकिन आपने मटेरियल ही चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बहुत देर हो गई, आगे बढ़ना है मुझे। और प्लीज जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया उसे भूलना मत प्लीज, क्योंकि ये ना बार बार आने वाला है अगले कुछ महीने तक, बार बार आएगा ये, और बार बार ये लाइन तो बार बार आएगी, देखना। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जहां जहां इटी वर्ड आएगा, इटी वर्ड आएगा, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, ये वर्ड आने वाले हैं। ये इटी वर्ड आएगा वो तो पक्का ये लाइन आएगी, वो हर भगवान ने ना हर मेटेरियल को अलग अलग दे रखा है। अब आपको याद हो तो मुझे एक मदद करिए बेटा, ये ग्राफ तो हमने खींच लिया, समझ में आ गया, हुक्स लॉ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। जो लाइन ओरिजिन से पास करती है, जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका स्लोप आप y अपॉन x से डायरेक्ट निकाल सकते हो, सिंपल। जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका स्लोप आप डायरेक्ट y अपॉन x से निकाल सकते हो। एक्चुअली स्लोप का फॉर्मूला होता तो ये है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, होता तो ये है, लेकिन क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो ही गए ना, तो एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, x1 0 y1 0, तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर जब क्लास में एक ही कोऑर्डिनेट हो, अभिषेक हो, तो एक ही लिखते ना ऐसे। तो याद आ गया नहीं आ गया? पहले तो ये बताओ, जो लाइन ओरिजिन से पास करती है उसका स्लोप y अपॉन x से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब यहां पर भी वही, क्योंकि ये भी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है तो यहां भी y अपॉन x से निकालोगे। अब लेकिन यहाँ y और x नहीं है, y का रोल दैट इज स्लोप इक्वल टू, बताइए y का रोल कौन प्ले कर रहा है? y का रोल है, y एक्सिस पे है स्ट्रेस, स्ट्रेस y एक्सिस पर है स्ट्रेस, अपॉन x एक्सिस पर स्ट्रेन।
तो मैंने y की जगह स्ट्रेस लिख दिया, x की जगह स्ट्रेन लिख दिया। और जैसे ही मैंने लिखा उत्तरी, यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस, ये तो कहीं देखा था कहा। अरे हाँ, यही तो इलास्टिसिटी है, यही तो इलास्टिसिटी है। ये तो मजा आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम तो केवल स्लोप निकालने गए थे, तो हम तो स्लोप निकालने गए थे, लेकिन मजा क्या आ गया। अच्छा ये बताओ, तेल के साथ कंघी फ्री मिलती है तो कोई मना करता है? तो हम तो स्लोप निकालने गए, फ्री में इलास्टिसिटी मिल गई। तो यानी आप केवल वैल्यू से नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं, ग्राफ से भी इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप स्लोप। और जिन्होंने स्लोप नहीं पढ़ाया, नए बच्चे छोड़े, स्लोप वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब आ जाइए, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में फॉर्मूला हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व इक्वल टू इलास्टिसिटी। अब यदि ये समझ में आ गया तो एक फटाक से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, ये स्ट्रेस है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर स्ट्रेन है। एक एक्सिस पर स्ट्रेस है, इस पर स्ट्रेन है। बताना, एक मटेरियल का ग्राफ ये है और एक मटेरियल का ग्राफ ये है, ठीक है? इसका नाम है ए, इसका नाम बी है। फटाक से जवाब दीजिए, बताइए किसकी इलास्टिसिटी अच्छी है, किसकी इलास्टिसिटी अच्छी है? जल्दी जवाब दीजिए, किसकी इलास्टिसिटी अच्छी है? ग्राफ देख के ही बता दीजिए, बताइए। अच्छा, तनिष्का कह रही है ए की, देव कह रहा है बी की। और बोलिए बेटा, किसकी इलास्टिसिटी अच्छी है? अच्छा, सुहानी कह रही है बी की, और एक कौन है? विधि कह रही है ए की। अच्छा चलिए मैं जवाब दे देता हूं, जो नए बच्चे हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। स्लोप ए का ये रहा, ए का स्लोप ये रहा, और बी का स्लोप ये रहा। स्लोप किसका ज्यादा है? या तो आप लोग स्लोप नहीं जानते जिन्होंने गलत आंसर दिया है। स्लोप तो बी का ज्यादा है भाई, स्लोप तो बी का ज्यादा है। और जब देखो साफ दिख रहा है बी का स्लोप, स्लोप बेटा जिसने स्लोप नहीं पढ़ा है, स्लोप वाली वीडियो देख लेना मेरी, 12 तक काम में आएगा, 12 तक, ठीक है? स्लोप ऑफ बी। लेकिन आज की डेट में मैं स्लोप जैसी चीजों को नहीं समझा पाऊंगा बेटा, फिर सिलेबस के बंद हो जाएंगे। साफ दिख रहा है, ए का स्लोप इतना रह गया, बी का स्लोप इतना बड़ा है। स्लोप ऑफ ए, बी का स्लोप ए से ज्यादा है। और जब बी, और अभी अभी समाचार क्या मिले, गंगाधरी शक्तिमान है, स्लोप माने इलास्टिसिटी होता है, स्लोप ही इलास्टिसिटी है, स्लोप ही इलास्टिसिटी है। तो जब स्लोप ज्यादा है तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। तो जब बी का स्लोप ज्यादा है तो बी की इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है? तो सुहानी और देव ने ठीक आंसर दिया था। स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक? ये तो हो गया हमारे पास इलास्टिसिटी की बोनी। अब दोबारा से देखिए, क्योंकि स्ट्रेस अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा, हुक्स लॉ ये कहता है, ठीक है? सारे मटेरियल नहीं मानते, लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल मानते हैं इस बात को। और जो नहीं मानते उनका क्या नाम बताया था मैंने आज की क्लास में, याद करो, अभी के अभी थोड़ी देर पहले, दोज मटेरियल विच डू नॉट ओबे दिस लॉ, हुक्स लॉ, उन्हें, हाँ दे, वेरी गुड, इलास्टोमर्स बोलते हैं। चलिए, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? वो लिख दिया। तो अब आ जाइए, तो इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। और क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। और क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम में से कई लोग कहेंगे मास्टर हो गया बावरा, बेटा ये चारों अलग अलग बातें समझ में आ गई। अब कहोगे अलग कहाँ है, तो सबरी एक सी है, सारी बातें एक सी हैं। लगता है सर सास बहू वाले सीरियल देखने लगे। नहीं नहीं नहीं, एक चलता है ना, नहीं 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 3 बार। तो चलिए बताता हूं, एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, नो डाउट, ठीक है? लेकिन यह भी तो सच है कि जब हम किसी को लॉन्गिट्यूडनल झटका देंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देंगे, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तो जनरेट होंगे। मैंने वर्ड ऐड कर दिया, यानी स्ट्रेस नो डाउट स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब किसी में आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्टिवेट करोगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तो आएंगे। किसी में यदि वॉल्यूम स्ट्रेस दोगे, वॉल्यूम स्ट्रेस, तो उसमें वॉल्यूम स्ट्रेन ही आएंगे,
ठीक है, और किसी में यदि shear मॉडुलस दोगे तो उसमें shear स्ट्रेन आएंगे। कितना सिंपल, ये है बात। तो या तो आप उसकी लेंथ में उंगली कर रहे होगे और या वॉल्यूम में उंगली कर रहे होगे या शेप में। यही पढ़ा था ना हमने स्ट्रेस स्ट्रेन में, याद करो, यदि समरी करोगे तो पढ़ोगे। तो या तो आप उसकी लेंथ छेड़ रहे होगे या आप उसकी वॉल्यूम को छेड़ रहे होगे या शेप को छेड़ रहे होगे। चलिए, तो मैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इलास्टिसिटी आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस, तो यहां भी वही स्ट्रेस को स्ट्रेन हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो ई आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। और यदि यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, शियर स्ट्रेस, तो यहां भी ई आएगा। समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, एक आदमी यदि अपने बिजनेस चला ले, एक आदमी अपने बिजनेस फैला ले, 3 दुकान खोल ले, तो तीनों जगह वो खुद तो नहीं जा सकता ना, खुद तो नहीं जा सकता ना। तो इसीलिए आएगा तो यहाँ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी। अब लेकिन इसके बच्चे तो, मतलब एक आदमी 3 जगह तो नहीं बैठ सकता, तो अब आएगा तो अंदर से इलास्टिसिटी ही तीनों में, लेकिन किसी और नाम से। आप ऐसे समझो, ये तो हो गया डॉक्टर की डिग्री, ये तो डॉक्टर है। अब गांव वालों के लिए डॉक्टर मतलब डॉक्टर होता है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आंखों का डॉक्टर भी उन्हें डायबिटीज ठीक कर दे, क्योंकि उनके लिए तो डॉक्टर का मतलब भगवान होता है। तो इसलिए ये तो, अब देखो डॉक्टर क्या होता है कि ये तो होगी डॉक्टर की पढ़ाई, लेकिन उसके बाद स्पेशलिस्ट होते हैं कि नहीं, कि ये आंखों का डॉक्टर है, ये नाक कान गले का डॉक्टर है, ये हार्ट का डॉक्टर है ना। तो ऐसे ही इलास्टिसिटी 3 पार्ट में डिवाइड कर दी। यदि लेंथ में चेंज हो रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट वाई देखेगा, वाई मतलब अंदर से आत्मा तो इसकी ई है, वही यूनिट वही डायमेंशन, लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा अलग हो गया तो इसका नाम दे दिया भाई यंग्स मॉडुलस। नाम क्या है इसका? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी का एक और नाम आ गया। पर यह नाम स्पेसिफिक कब आता है? जब आप लेंथ में छेड़छाड़ करोगे तब। अबे ये नाम ही है यंग्स, मेरी तरफ मत देखो। यंग हैंडसम एनर्जेटिक है यंग, ये नाम ही है बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस, यहां पर ई आया था, लेकिन मैंने कहा ना एक आदमी 3 दुकान नहीं देख सकता, तो यहां पर बी नाम देते हैं, बी। बी जब वॉल्यूम में छेड़छाड़ हो रही हो और उस समय जो इलास्टिसिटी आप पढ़ोगे उसको बोलेंगे हम बी। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हो, पूरा नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हालांकि थोड़ा थोड़ा बल्क भी आ रहा है यहाँ पे, कर दूंगा सेट 3-4 महीने में इसे। लेकिन हाँ, यदि वॉल्यूम में छेड़छाड़ हो रही है तो बल्क इलास्टिसिटी, और यदि शेप में चेंज हो रही है तो यहाँ जी आएगा। नाम क्या आएगा? जी। और इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस या शियर इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस। तो ये 3 अलग, अंदर से आत्मा इनकी है ई, मतलब ई के 3 बच्चे हुए। यहां जो ई आता है ना उसके 3 बच्चे हुए। इसको वाई को तो ये वाला बिजनेस दे दिया कि तू लेंथ वाला बिजनेस संभाल, बी को ये वाला बिजनेस दे दिया, बी नाम का बच्चे को कि तू ये बिजनेस संभाल, और जी को दे दिया तू ये वाला बिजनेस संभाल। इसको, ये तो स्टैंडर्ड नाम हो गए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, और इन्हीं नामों को आपको सीखना है। लेकिन फिजिक्स से थोड़ा दोस्ती करने के लिए एक नाम और बोलता हूं मैं जनरली, ये लेंथ वाली इलास्टिसिटी है, ये वॉल्यूम इलास्टिसिटी है, ये शेप इलास्टिसिटी है। क्या बोला मैंने? यंग्स मॉडुलस आ रहा है एक्शन में तो समझ जाना, लेंथ वाली इलास्टिसिटी। बॉडी के अंदर लेंथ को रीगेन करने की टेंडेंसी कितनी है, बॉडी के अंदर लेंथ को रीगेन करने वाली इलास्टिसिटी। बी आ रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर, मटेरियल के अंदर वॉल्यूम को रीगेन करने की टेंडेंसी इलास्टिसिटी कितनी है, और ये आ रहा है तो इसका मतलब शेप वाली इलास्टिसिटी कितनी है। एक और चीज, जब हम सवाल करने बैठेंगे अगली क्लास से, आज तो नहीं शुरू हो पाएंगे, तो सवाल पढ़ने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे, अरे इसमें तो लेंथ चेंज हुई है, तो ये वाले फॉर्मूले पे हम ध्यान देंगे। सवाल में यदि लगता है कि वॉल्यूम में छेड़छाड़ हुई है तो हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये सवाल पढ़ने के बाद, सवाल नहीं बताएगा आपको कि आपको ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, सवाल नहीं बताएगा। ये तो आपकी समझदारी डिसाइड करेगी, अरे इसमें तो शेप चेंज हुई है तो इसमें तो शेप वाली इलास्टिसिटी का फॉर्मूला उठाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, देखता हूं आप कितना जज कर पाते हो। ये कोई कॉइल है,
मैं इस खाने में लिख रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है ये बुक जगह लो ऐसे बंद करता हूं। हाँ, ये कोई कॉइल है, स्प्रिंग है, ठीक है, एल लेंथ की स्प्रिंग, ठीक, चलो जैसे इसको मैंने खींच दिया, ठीक है, खींच दिया फोर्स लगा के ऐसे, तो बताइए कौन सी वाली इलास्टिसिटी, लेंथ वाली, वॉल्यूम वाली, शेप वाली, कौन सी इलास्टिसिटी के अंडर इसे पढ़ना पड़ेगा हमें, बताओ। सुहानी, अविनाश, यंग्स मॉडुलस, अविनाश ये क्या, फिर पहले कुछ और टाइप किया, छाया को लगता है लेंथ, तुषार को लगता है लेंथ वाली इलास्टिसिटी, है ना, और बोलो और टाइप करो, देव यंग्स मॉडुलस, विधि लेंथ वाली, हाँ एक ही बात, चलो। हाँ, कि यदि मैं किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच दूं तो कौन सी वाली इलास्टिसिटी लगानी है। अविनाश अपना आंसर दोबारा रिपीट करो, क्योंकि तूने पहले 1 भी टाइप कर दिया, बाद में 3 भी टाइप कर दिया, एक बार दोबारा टाइप करो अविनाश। अविनाश को लगता है 1, ठीक है, चलिए अब आपको क्लियर कर दूं, सब फिर गलत हो गया, आज आपके दिन अच्छे नहीं है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, बारीकी समझाता हूं, सुनिए बेटा, मान लो एक कोई वायर है 20 सेंटीमीटर का वायर, स्ट्रेट वायर है, और उसको मैंने ये वाली शेप दे दी, ऐसे हो गया होगा, इमेजिन करो, है ना, ऐसे हो गया होगा, वायर की तो स्प्रिंग बनती है, पहले ये रहा होगा, उसको ये दे दिया होगा, ठीक। आओ यदि मैं इसे खींचूंगा, मान लो मैं इसे खींचता हूं, सॉरी, ये ऐसे हो गया, ठीक है, यदि मैं इसको और खींचता हूं, और खींचता हूं, पता है यदि मैं इसको ऐसे खींचता हूं, ऐसे, इसकी शेप चेंज हुई है, लेंथ तो इस पूरे एंटायर वायर की अभी भी 20 सेंटीमीटर ही है, लेंथ तो चेंज हुई नहीं, लेंथ तो तब चेंज होगी जब एक बार पूरा तो खुले, पहले एक बार पूरा तो खुले, इसके बाद यदि मैं स्ट्रेस लगाता हूं तब लेंथ बढ़ेगी, और जब लेंथ बढ़ेगी तभी तो लेंथ इलास्टिसिटी यूज होगी। मेरी बात कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ गए कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ शेप लगेगी, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ नहीं लगेगी, लेंथ इलास्टिसिटी। एक काम करो बेटा, हाँ, तो होपफुली कि आपको मैं समझा पाया कि जब लेंथ में खिंचाव आया, कंप्रेशन है, तब यंग्स मॉडुलस यूज करना है। अभी तो थोड़ी देर तक शेप चेंज होगी, थोड़ी देर तक शेप चेंज होगी, शेप कॉइल है, डिस्क की शेप चेंज होगी। हाँ, जब ये पूरा खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा और उसके बाद भी बंदा स्ट्रेस लगा रहा है, हाँ फिर लेंथ चेंज होने लग जाएगी, लेकिन बिगनिंग लेवल पे शियर इलास्टिसिटी। और ऐसे ही हमें सवाल को ढंग से तमीज से पढ़ना है, और धीमे धीमे ये समझ जाओगे, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा कि लेंथ चेंज हो रही है ये लगाएंगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ये लगाएंगे, शेप चेंज हो रही है ये लगाएंगे। चलिए यहां से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बन गया, यंग्स मॉडुलस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे ही बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वो सिंबल दोनों के एक से हैं, लेकिन काटना नहीं है कि वॉल्यूम कट गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेस, ये वॉल्यूम स्ट्रेन। ऐसे ही जी क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अच्छा, इसका एक नाम और है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो है ही, इसका एक नाम हो रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो होपफुली पहले तो ये आपको समझ में आए कि इलास्टिसिटी के 3 पार्टों में हम पढ़ते हैं, 3 ब्रांच है, जैसा सवाल होगा, जैसी इलास्टिसिटी होगी वो लगाएंगे। अब यहां पर एक और चीज पढ़ते हैं, केवल यही एक ऐसी इलास्टिसिटी है, ये वाली वॉल्यूम वाली, यही एक ऐसी इलास्टिसिटी है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए सरवाइव करती है, एग्जिस्ट करती है, या पढ़ी जा सकती है। तीनों कौन, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, और गैस के लिए भी। सॉलिड में भी वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है, सॉलिड को वॉल्यूम चेंज करोगे ना तो वॉल्यूम को रीगेन करने की कोशिश करता है, लिक्विड भी अपने वॉल्यूम को रीगेन करने की कोशिश करता है, गैस भी अपने वॉल्यूम को रीगेन करने की कोशिश करती है, यानी रीगेन वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है। लेकिन ये जो 2 इलास्टिसिटी है, पहली और तीसरी, ये फ्लूइड में नहीं होती, फ्लूइड यानी लिक्विड एंड गैस। मेरी बात समझना, ये कौन सी इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ शेप है ना, मैंने कहा ना, ठीक है, मेन नाम इसका शियर मॉडुलस है, लेकिन अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है
तो मेरी कुछ बातें ध्यान दीजिए। इसे इलास्टिसिटी ऑफ शेप बोलते हैं, इसे इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ बोलते हैं। अब बताना, शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी शेप इलास्टिसिटी, क्या लिक्विड और गैस में शेप वाली इलास्टिसिटी होती है? कुछ सोचो। मैं गिलास के पानी को यदि कटोरे में डाल दूं, गिलास के पानी, मान लो 1 महीने तक मैंने पानी को गिलास में रखा, 1 महीने तक वो गिलास जैसी शेप में रहेगा, पानी गिलास की शेप में रहेगा, है ना। अब उस पानी को मैं कटोरे में डाल दूं तो साला धोखा दे गया, वो तो कटोरी की शेप का हो गया, वो वापस गिलास की शेप में आने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना लिक्विड। सोचो, वो जो लिक्विड था या फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है, आप इस कमरे में अगरबत्ती छोड़ दूं, जला दो, तो उस धुएं की शेप वो इस कंटेनर क्यूब की जैसे क्यूबॉइड की शेप में आने लगेगा। हवा को बैलून में भर दो स्फेरिकल, तो वो स्फेरिकल शेप की होने की कोशिश, यानी फ्लूइड में इलास्टिसिटी ऑफ शेप नहीं होती। यानी जी माने इलास्टिसिटी ऑफ शेप, शियर मॉडुलस फॉर लिक्विड 0 होती है। लिक्विड के लिए जी, सेम गैस के लिए भी। समझ गए या नहीं समझ गए? गैस और लिक्विड में इलास्टिसिटी ऑफ शेप नहीं होती, सिर्फ किसमें होती है शेप? सॉलिड में। केवल सॉलिड होते हैं जो अपनी शेप को रीगेन कर सकते हैं। शेप चेंज करो, अपनी शेप को रीगेन करेंगे। सेम हियर, यंग्स मॉडुलस फॉर फ्लूइड, फ्लूइड एक बार में लिख देता हूं, फ्लूइड में दोनों आते हैं, 0 होती है। लेंथ वाली, अरे सोचो गैस में, कितना अजीब सा सवाल लगेगा। एक गैस ली मैंने, उसमें 10 किलो का वजन लटका दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई, अजीब सा नहीं लग रहा कुछ? एक लिक्विड लिया, पानी की लेंथ बढ़ा दी मैंने, तो ये तो वहां काम ही नहीं करेगा ना कॉन्सेप्ट, जब लेंथ की बात चल रही है और वो लिक्विड और गैस में होती नहीं है। अब तुम ये मत कहने लग जाना सर जब मैं छोटी थी तो मेरी नाक निकलती थी यूं करके धार से, लेंथ में, है ना, नाक लेंथ होती थी उसमें, और सर उसमें इलास्टिसिटी भी होती थी, क्योंकि मैं जब सुट्टा मारती थी ना तो वापस ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती थी, है ओरिजिनल शेप। सर सच्ची बोल रही हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं उस जो नोजी निकलती थी, लेंथ में निकलती थी, उसमें खींच देता था तो इलास्टिसिटी भी होती थी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ शेप, सॉरी इलास्टिसिटी लेंथ, वो सब बकवास बात है। अच्छा, हम में से कई लोग हैं ना सर्दियों में नाक से गुब्बारे भी फ्लाई होंगे, नाक से। चलो लीव इट। तो अभी फिलहाल समझ में आ गया ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ फ्लूइड 0 होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ फ्लूइड केवल यही एक ऐसा है जो, कौन सी वाली इलास्टिसिटी, कौन सी वाली? वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम को रीगेन करने की। सॉलिड में भी होती है कुछ, बल्क इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, बल्क इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, बल्क इलास्टिसिटी ऑफ गैस, तीनों में होती है। और ये बात मैं पहले ही बता चुका था, ये बात मैं पहले बता चुका था, सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है बजाय लिक्विड की, और लिक्विड की गैस से ज्यादा होती है, क्योंकि खिंचना दबना इलास्टिसिटी नहीं है, खिंचना या दबना इलास्टिसिटी नहीं होता है, समझना। ओरिजिनल शेप में वापस आना, ये इलास्टिसिटी होता है। और ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और रिस्टोरिंग फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। याद आ गया नहीं आ गया? क्योंकि सॉलिड में रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। चलिए, ये तो था हमारा क्या, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, इलास्टिसिटी के 3 पार्ट। अब यहां पर एक चीज और है, वो ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूं। इसी का एक सब टॉपिक, दूसरी वाली का एक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी। अब बताइए, यदि मैं आपसे पूछता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इसे छोड़ो, अब इधर आते हैं। बताना सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी, ए फॉर कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड, कंप्रेसिबिलिटी फॉर लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी फॉर गैस। बताओ किसमें ज्यादा होती है? आप फील करके बताइए, कौन ज्यादा इजीली कंप्रेस हो जाते हैं? कंप्रेस होने की एबिलिटी किसमें ज्यादा होती है? ओब्वियसली, बिल्कुल ठीक अविनाश, अविनाश ने ठीक दिया, देव ने भी ठीक दिया, सोनी ने भी, ये ना। अच्छा, जो नहीं दे पाए वो बताना, आंसर ठीक है ना? गैस की कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है, लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की उससे कम। सॉलिड सबसे कम कंप्रेस हो पाते हैं क्योंकि उनमें बहुत तगड़ी रिस्टोरिंग फोर्स होती है। अब बताइए, ये तो हो गई कंप्रेसिबिलिटी, ये हो गई इलास्टिसिटी। यदि मैं कंप्रेसिबिलिटी वाले इस सेक्शन को इक्वेशन नंबर 2 दूं, और ये तो 1 था, तो 1 और 2 में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? 1 और 2, इलास्टिसिटी सॉलिड की ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम, इलास्टिसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा, तो इन दोनों में रिलेशन ये है
कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 1/b होती है। कंप्रेसिबिलिटी 1/b होती है, 1/b। सिंपल। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। ये तो थे। अब इसी में ही मैं आपको बताता हूं सवालों, इतना आसान सवाल है इस चैप्टर के, इतने आसान फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं, फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं। चलिए एक मिनट, चलिए इधर देखिए। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखिए फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन बताता हूं कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का या इलास्टिसिटी का सवाल क्या आ सकता है। जैसे ये एक वायर है जिसकी अनलोडेड लेंथ L है ना, फिर उस पर कुछ लोड लटका दिया जिसकी वजह से उसमें कुछ एक्सटेंशन क्रिएट हो गए, कुछ लोड लटका दिया। तो बताइए अब इसकी लेंथ यहां से यहां तक L प्लस डेल्टा L हो गई, या यूं कहिए ये एक लाइन यूं खींच देता हूं, इतनी लेंथ उसकी एक्स्ट्रा जनरेट हो गई है, डेल्टा L बोलते हैं उसको। डेल्टा L माने चेंज इन लेंथ, है ना, ये चीज। इतना तो L था ही था। ठीक, अब यदि आपसे कोई कहे यंग्स मॉडुलस निकालो, तो यंग्स मॉडुलस बताना बेटा फॉर्मूला मिट गया है, लेकिन आपने तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं, निकालते हैं, निकाले। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस बोल रहा हूं अभी, फोर्स अपॉन एरिया। यदि आपको डिफॉर्मिंग फोर्स पता है वो लगा लीजिए, रिस्टोरिंग फोर्स पता है कोई सी भी लगा लीजिए जो पता हो, F अपॉन ए। हो सकता है F की जगह यदि इसका वजन दे दे वो, तो हो सकता है आपको F की जगह mg लिखना पड़े, तो mg लिख देना, खत्म कहानी। क्योंकि इस समय F का काम कौन कर रहा है, देखो फोर्स का काम कौन कर रहा है, mg, तो F की जगह mg लिख देना। मे बी पॉसिबल, क्योंकि हम सब जानते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं कि जब वायर लटका होता है तो इधर और इधर उसमें टेंशन आ जाती है। तो हो सकता है फोर्स की जगह आपको T अपॉन ए लिखना पड़ जाए। मतलब कोई ज्यादा चुल नहीं है कि भाई हमें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना F अपॉन ए से सिखाया है, तो F अपॉन ए डाल देना। F की जगह हो सकता है T लिखना पड़ जाए, T डाल देना, T फॉर टेंशन। सवाल में mg दिख रहा हो, जो कि इस फिगर में तो दिख ही रहा है, तो mg डाल देना। मे बी पॉसिबल, जैसे एरिया है तो एरिया ना देख के हो सकता है एरिया की जगह आपको पाई आर स्क्वायर खुद से निकालना पड़े। समझ गए कैसे भाई? यदि कोई वायर है, यदि ये कोई वायर है, इमेजिन करो वायर ऐसे लटका दिया, तो ये वाला एरिया, ये वाला जिसपे फोर्स लगती है वो वाला एरिया, तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा क्रॉस सेक्शन? यदि इसकी रेडियस दे रखी होगी तो या तो आपको एरिया दे ही रखा होगा, नहीं दे रखा तो आपकी जिम्मेदारी है पाई आर स्क्वायर। मान लो डायमीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एरिया रेडियस के टर्म में पाई आर स्क्वायर होता है, पर डायमीटर के टर्म में पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये तो ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकलेगी? वो निकलेगी डेल्टा एल अपॉन एल से, और इसमें तो बढ़ रही है तो इसमें माइनस लगाना ही नहीं है, डेल्टा एल अपॉन एल हो गया काम। तो बताइए यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मैं अभी सिंपल वाला ले लूं, एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको एडजस्ट कर लो, हो गया आपका। ऐसे सवाल हो जाएंगे आपके, एल ऊपर पहुंच गया, डेल्टा एल नीचे पहुंच गया। इस पे सवाल हो जाएंगे, कितना इजी है, ऐसे ही आएंगे। ये इससे ज्यादा टफ कोई सवाल नहीं है। ये तो हो गया यंग्स मॉडुलस की सिचुएशन कैसे बन सकती है। एक बार बल्क मॉडुलस का और बता देता हूं, शियर मॉडुलस का तो सवाल ही बताऊंगा सीधे, इतने आसान सवाल है। ठीक है, आपको ध्यान है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक नाम और था, किसी को याद हो तो जल्दी टाइप करो। टिक टिक 1 2, इतना लंबा टाइप नहीं कर पाओगे, चलो। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब आ जाओ, सपोज करो अब एक सवाल वॉल्यूम का आ रहा है, ये है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके, याद है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस तब एक्टिवेट होती है जब हर जगह हर पॉइंट पे फोर्स लगे, नॉर्मल। अब वॉल्यूम स्ट्रेस, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला, वॉल्यूम स्ट्रेस निकालो पहले, तो फोर्स अपॉन यही लगाएंगे, वही होता है वॉल्यूम स्ट्रेस का। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लगेगा बोलो? इसमें डेल्टा वी अपॉन वी नहीं, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी लगेगा, फिगर को लेके चल रहे हो तो। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, पर हमें तो ये पॉजिटिव बनाना है, तो एक नेगेटिव हम अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर देना, होगी वॉल्यूम स्ट्रेस।
अब क्योंकि, अब मेरी बात सुनना, इस F/A को आप P भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे पिछली बार लेंथ में क्यों नहीं लिखा प्रेशर आपने? लिख तो वहां पे भी सकते थे, लेकिन यहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली लिखेंगे। रीजन बताता हूं, क्योंकि इस टाइप की जो स्ट्रेस है वो कौन दे पाता है? ये वाली स्ट्रेस जनरली फ्लूइड दे पाते हैं। बताया था ना मैंने, हर तरफ से हमारी उंगलियां तो नहीं लगा सकती ना, हर पॉइंट को तो नहीं टच कर सकती हमारी उंगलियां, तो इस टाइप की स्ट्रेस जनरली फ्लूइड लगा पाते हैं, फ्लूइड मेहनत कर पाते हैं ऐसी। और फ्लूइड जब दिया जाता है तो फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड की पहचान उसके प्रेशर से भी होती है ना? तो जनरली फ्लूइड का प्रेशर दे दिया जाता है कि भैया फ्लूइड इतना प्रेशर लगा रहा है। तो हो सकता है आपको F और A इंडिविजुअल ना मिले सवाल में, आपको P लिखना दे जाए, तो मजे आ गए आपके। तो अब आपको खुद से डिवाइड करके नहीं कैलकुलेट करना, आपको सीधे सीधे P दे रखा है प्रेशर, मजे आ गए उल्टा। एक और चीज जो प्रैक्टिस से आएगी समझ में, हो सकता है आपको P ना लिख के डेल्टा P लिखना पड़े। ये कब लिखना पड़ेगा? जैसे सपोज करो ये बैलून है, इमेजिन करो ये बैलून है, ऑलरेडी फूला हुआ है, ये ऑलरेडी फूला हुआ है, ठीक है, अंडर स्ट्रेस ऑलरेडी है, इसकी सरफेस पे ऑलरेडी प्रेशर है। अब मुझसे कोई कहे कि मैं इसमें फूंक और भरूंगा, फूंक, तो बेटा मुझे बताना, ये बैलून आपको जब दिया गया था ऑलरेडी इस स्टेज पे था, यानी अंडर प्रेशर ऑलरेडी था, प्रेशर तो थे। अब बताना यदि मुझे इससे इस शेप में लाना है इसे, तो मैंने प्रेशर को बढ़ाया या, बोलो बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, बोलो, यहां से यहां का चेंज निकालना है, तो मैंने यहां प्रेशर को बढ़ाया और मुझे उतना ही प्रेशर लेना है जो मैंने, अच्छा एक मिनट, इस समय इसकी शेप ये है और सपोज करो 10 यूनिट का प्रेशर एक्टिवेटेड है, इसमें 10 यूनिट का प्रेशर एक्टिवेटेड है, मैंने इसमें फूंक और मार दी और ये शेप ऐसी हो गई, और मेरे फूंक मारने की वजह से बैलून में हवा भरने की वजह से इसमें 20 यूनिट का प्रेशर आ गया। तो सवाल यदि ये आ जाए कि मैंने यहां से यहां कर दिया, इसको यहां से यहां पहुंचा दिया है, तो बताना वॉल्यूम में चेंजेस आए या नहीं आए, पहले तो बताओ। तो वॉल्यूम में तो चेंज आए, और जब वॉल्यूम में चेंज आएंगे तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी लगेगी। तो मुझे ये बताइए, तो इस P की जगह आप क्या रखोगे, 10 रखोगे या 20? सॉरी, इसे 20 ना लिख के 25 लिखता हूं, सुनो 25 जानबूझ के। तो बताना जब वॉल्यूम स्ट्रेस आप लगाओगे फॉर्मूला F/A, तो बताइए या P की जगह क्या रखोगे इस सवाल में, 10, 25 या कुछ और रखोगे? सवाल यह कि यहां से इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये हो चुका है, तो ना तो 10 रखोगे छाया, ना 25 रखोगे, आप 15 रखोगे, क्योंकि आपके 15 यूनिट के प्रेशर ऐड करने पर इतना, 10 पे तो इतना वॉल्यूम था ही, 25 पे इतना वॉल्यूम था, लेकिन आपने जो स्ट्रेस ऐड करी वो लेते हैं बेटा। एक बात बताइए, ये वायर है, इस पर मैंने ये बताओ, तो यहां पर आप mg तो लेते हो, यानी आपने इतना वेट ऐड कर दिया जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ गई, तो यहां पे आपने इतना प्रेशर ऐड कर दिया, 15 यूनिट आएगा, तो ना, यानी इस वाली सिचुएशन में ना आप यहां 10 लोगे ना 25 लोगे, 15 लोगे। इसीलिए आप समझ जाओगे कि कम मुझे P और कम मुझे डेल्टा P यूज करना है। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू आपके लिए नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास, क्या कहते हैं, लेंथ इलास्टिसिटी, बल्क इलास्टिसिटी और शियर इलास्टिसिटी। चलिए अब आ जाइए एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ इसमें फटाफट एक डेफिनेशन और सुन लो। एक है हमारे पास डेफिनेशन, इलास्टिक फटीग, FATGUE, इलास्टिक फटीग एक डेफिनेशन है, सुन लो। फटीग वर्ड आपने शायद फिजिकल एजुकेशन में सुना हो, शायद फिजिकल एजुकेशन में सुना हो फटीग। फटीग माने होता है थकावट, बॉडी फटीग्स, थक गई बॉडी। वो सुबह इसका निकला हुआ बंदा शाम को आता है, तो फिजिकल एजुकेशन में उसको फटीग्स बोलते हैं। और ये सब जानते हैं कि एक बंदा लगातार काम करता है तो थक जाता है। एक आदमी से लगातार फुटबॉल मैच खिलाते रहो तो पहले मैच में जो वो परफॉर्मेंस देगा वो दूसरे में नहीं देगा, लगातार 2 खेल भी लिए तो तीसरे में वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि बॉडी में फटीग्स आ चुके हैं। अब सिस्टम को आराम करना पड़ेगा, बंदे को आराम, तब जाके वो एनर्जेटिक दोबारा हो पाएगा। सेम मटेरियल के साथ होता है, सेम मटेरियल्स के साथ होता है कि जब किसी बॉडी में बार बार चुल्ल करोगे
बार बार स्ट्रेस, बार बार स्ट्रेन, बार बार स्ट्रेस, बार बार। जैसे ये है कवर, इसमें बार बार मैं चुल्ल करूं, ठीक है आ गई, चुल्ल कर दूं, ये आ गई। और अब यदि मैं इसको 10 साल तक यही करूं तो ये कवर में जो ये क्षमता है ना वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की, फिर वो पहले जैसी नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग्स। जो इलास्टिसिटीज में 10 साल पहले थी वो नहीं रहेगी 10 साल बाद। मेरी बात दोबारा समझना, रबर बैंड होते हैं मिठाई के डिब्बे पे जो बांधते हैं, मिठाई के डिब्बे को पैक करने के लिए रबर बैंड होता है, वही। आप दो एक जैसे रबर बैंड लेना, रबर बैंड है दोनों, एक को चौड़ा के मिठाई के डिब्बे, ये मिठाई का डिब्बा है, उस पर ये रबड़ बांध देना है ना मिठाई के डिब्बे पे, और इसको एज इट इज रखने देना, ये एज इट इज। 20 दिन बाद आना, इस रबड़ को निकालना, इस वाली को। क्या लगता है, सबसे पहले तो दोनों एक सी थी, ए और बी। ए को 20 दिन तक मिठाई के डिब्बे पे चढ़ा के रखा, बी के साथ हमने कुछ नहीं किया। 25 दिन बाद ये दोनों, इसको इसमें से निकालूंगा तो दोनों एक सी बिहेव करेंगे, बताना। ए और बी एक जैसा बिहेव करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ए और बी में कौन कमजोर हो चुका होगा? कौन कमजोर होगा? वो मतलब पहले से ताकतवर होकर निकलेगी या कमजोर होकर निकलेगी? ए पहले से ताकतवर होकर निकलेगी या कमजोर होकर निकलेगी? मुझे ये बताओ, ए पहले से ताकतवर होकर निकलेगी या कमजोर? जी हाँ, पहले से कमजोर होकर निकलेगी। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग, इसी को बोलते हैं। यानी क्या डेफिनेशन है इलास्टिक फटीग की? ड्यू टू कंटिन्यूअसली और रिपीटेड स्ट्रेस, ड्यू टू रिपीटेड, एक होता है बार बार चुल्ल करना, और एक जो बॉडी स्ट्रेस में है ही है, परमानेंटली स्ट्रेस में है ही है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, द बॉडी लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, बॉडी लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। जैसे हमारी बॉडी थक जाती है ना, वैसे मटेरियल भी थक जाते हैं। यही वजह है जो ब्रिज बनते हैं ना, पुल बनते हैं, पुल, इंजीनियर पुल जिस समय डिजाइन करता है, जिस दिन उद्घाटन होता है नारियल फूटता है, नारियल तो बाद में फूटता है, उससे पहले इंजीनियर उस पुल की लाइफ डिसाइड कर देता है कि 70 साल बाद इस ब्रिज को खुद डिस्ट्रॉय कर देना। 70 साल 65 साल जो भी उसने, मेरी बात सुनना, ब्रिज पे नारियल तो बाद में फूटता है, उससे पहले ब्रिज की लाइफ डिसाइड कर दी जाती है कि 70 साल बाद तुम फोड़ देना। क्यों 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 कहा होगा उसने कि 70 साल 75 साल बाद? मैं रहूं ना रहूं, इंजीनियर साहब बोल रहा है, क्योंकि मेरा जीवन नहीं पता कितना है, लेकिन 70 साल या 75 साल बाद इस पुल को डिस्ट्रॉय कर देना, या 100 साल बाद डिस्ट्रॉय कर देना। क्योंकि पुल बनता है लोहा लंगड़ इन चीजों से, उसमें जो सरिया पड़ी हुई है, उसमें जो रॉड पड़ी हुई है, उन 70 सालों में कितनी बार स्ट्रेस से गुजरी होंगी। कभी ट्रक निकला होगा उस पुल से, कभी ट्रैक्टर निकला होगा। अरे कभी कभी तो ट्रक और ट्रैक्टर की पुल हिल जाता है कि नहीं हिल जाता? बोलो, कितने लोगों ने पुल पे खड़े होकर वाइब्रेशंस महसूस किए? किसी भी पुल, कितने लोगों ने महसूस किए कि हम पुल पे खड़े हैं और पुल वाइब्रेट कर रहा है? पर हम घबराते तो नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है उसकी इलास्टिसिटी पर पुल तक। और सुनो, पुल छोड़ो, पुल के नीचे से यदि ट्रेन धपड़ 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 करके निकल जाए तो पुल हिल जाता है, क्योंकि जब ट्रेन धपड़ 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 करके निकलती है ना, तो आसपास की धरती कंपन करती है, और उसी धरती पे तो पुल के पिलर हैं। तो जब धरती हिलेगी तो वो पिलर हिलेंगे, पिलर हिलेंगे तो भैया ब्रिज तो नाचेगा ही, तो हल्का हल्का हिलता है। अब सोचो 70 सालों तक उस पुल के साथ ये हरकत होगी, तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो कमजोर नहीं होगा। तो किसी दिन दुर्घटना हो, उससे है ना जन हानि हो, उससे बढ़िया है कि धन हानि हो जाए। जन हानि हो उससे बढ़िया है कि धन हानि हो जाए। मतलब डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, दोबारा पुल बन जाएगा। तो अब सुनिए, ये 1 नंबर का कंसेप्ट है, क्वेश्चन है कि ब्रिज क्यों फोड़ दिए जाते हैं जब पुराने हो जाते हैं, तो क्यों तोड़ दिए जाते हैं? अभी यमुना जी का पुल नहीं है, अच्छा ये बताओ, आप तो मथुरा में रहते हो, बोलो मथुरा में रहते हो, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? उस पुल के बजाय पैरेलल में एक पुल क्यों बनाया? उसी को क्यों नहीं रिपेयर कर लिया? उसी को क्यों नहीं रिपेयर कर लिया? क्योंकि सब जानते हैं कि अब वो इतना, उसमें बड़े बड़े वाहन तो सब बंद कर दिए ना, अब मुझे नहीं पता क्या क्या चलता है वैसे तो, क्योंकि अब हम अपनी गाड़ी से जाते तो वहां से तो जाती नहीं है, उसके पैरेलल में दूसरा पुल बना दिया है कि नहीं यमुना जी पे। तो ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड, सेंटेंस आप पूरा करोगे, ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज बिकॉज ऑफ, सेंटेंस पूरा करो, बिकॉज ऑफ ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज बिकॉज ऑफ, जल्दी बोलो, इट्स इलास्टिक फटीग। हाँ जी, बहुत देर हो गई।
इलास्टिक फटीग, सोहानी ने ठीक दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, नहीं ये स्टैंडर्ड, हाँ देव आप भी ठीक हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो है इलास्टिक फटीग। एक और क्वेश्चन, हमने स्प्रिंग बैलेंस देखे होंगे, स्प्रिंग बैलेंस आजकल तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। स्प्रिंग बैलेंस, अब बार बार उसमें वजन तोलोगे, स्प्रिंग खींचेंगी, बुरी नहीं देगा, रख दोगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब यही चुल्लू होती रहेगी 4 साल, तो आपने देखा होगा ना स्प्रिंग, जब हमारे बाइक के सॉकर खराब हो जाते हैं तो वो भी तो स्प्रिंग ही है। तो मुझे बताइए 5 साल 6 साल बाद स्प्रिंग बैलेंस, उसकी स्प्रिंग ढीली होने लगी है ना, ढीली, क्या आप उससे उम्मीद करोगे, उस स्प्रिंग बैलेंस से उम्मीद करोगे कि वो सही रीडिंग दे? जल्दी बताओ, उस स्प्रिंग बैलेंस से ये उम्मीद करोगे कि वो सही रीडिंग दे? जल्दी बोलो। नहीं। तो सेंटेंस फिर पूरा करना, स्प्रिंग बैलेंस स्टार्ट टू शो, SHOW, शो रॉन्ग रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस स्टार्ट टू शो रॉन्ग रीडिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज बिकॉज ऑफ इलास्टिक फटीग। वेरी गुड अनिष्का, सबने ठीक दिया, अब तो बहुत सारे लोग। ड्यू टू इलास्टिक फटीग, ये शब्द समझ में आ गया, और ये 2 एग्जाम्पल दिमाग में रखना। चलिए अब तो काफी टाइम हो गया,